डेजर्ट या जिसको रेगिस्तान बोलते हो वो दिन में इतना गर्म और रात में इतना ठंडा क्यों होता है आपको मालूम है तो वेल एंड गुड। लेकिन उसका अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को देखो। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि डेजर्ट में ऐसा क्यों होता है, दिन क्यों गर्म और रात को एकदम सर्दी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक कोई वेसल लो, उसमें क्या करो, पानी रखो और नीचे से बर्नर अपना गैस चालू कर दो। ठीक है, तो होगा क्या, पहले छोटे छोटे गैस के बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्या करोगे, हीट बढ़ा दोगे तो होगा क्या, आपके जो पार्टिकल्स का मोशन है वो भी क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कुछ पार्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद आपका वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, मतलब उबल जाएगा। ठीक है, तो आप कितना हीट दे रहे हो वो क्या डिसाइड करता है कि पानी आपका कब बॉयल होगा। ज्यादा हीट करोगे तो कम टाइम में उबल जाएगा, कम हीट दोगे तो कुछ ज्यादा टाइम में उबलेगा। तो एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो हम क्या कर रहे हैं कि उस बर्नर में पानी रख के गरम कर रहे हैं, एनर्जी देके मतलब हीट करके गरम कर रहे हैं। तो वो हीट आपका किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सपोज कर लो ये कोई एक वेसल है जिसमें आपने कोई यक्स अमाउंट वाटर लिया। ठीक है, कोई पहला केस बना दो, इसको आप नीचे से हीट करना स्टार्ट करो। अब क्या करो, इसको इतना हीट करो कि इसका टेम्परेचर पहले नॉर्मल कुछ था, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर का जो भी था उसके मुकाबले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और ये जो प्रोसेस जितने टाइम में हुआ उसको कोई टाइम T1 बोल दो। ठीक है, फिर क्या करो, कोई दूसरा सिचुएशन बनाओ। आप क्या करो, अमाउंट तो सेम रखो कि आप वाटर को यक्सी अमाउंट ले रहे हो, और ये जो नीचे हीट कर रहे हो इसका जो सोर्स है, मतलब आप गैस पे हीट कर रहे हो, तो इस केस में भी सोर्स को सेम रखना। देखो, जो जितने भी एग्जांपल होंगे उसमें सोर्स सेम ही रहेगा। ठीक है, आप गैस पे हीट कर रहे हो तो सब सारे एग्जांपल को उसी पे करना है। ठीक है, सपोज कर लो हीट कर रहे हो, इसका टेम्परेचर आपको नॉर्मल से 40 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। और क्या करोगे, इस प्रोसेस को होने में जितना टाइम लगा उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि पहले के मुकाबले ये होने में दुगुना टाइम लगा। तो देखो ये फर्क क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, मास तो उसका सेम रखा लेकिन उसका टेम्परेचर डबल करना चाहा। पहले 20 डिग्री सेल्सियस किया, सेकेंड केस में उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस करना चाहा तो हमको दोगुना टाइम लगा। ठीक है, क्या करते हैं, एक तीसरा केस बनाते हैं जिसमें इस बार क्या करते हैं, हम वाटर को डबल कर देते हैं। हर बार हमने यक्स अमाउंट लिया था, इस बार 2x अमाउंट ले और टेम्परेचर को नॉर्मल से 20 डिग्री सेल्सियस क्या करो, इंक्रीज करवाओ। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो टाइम लगा वो 2T1 के बराबर है। तो अगर हम से पहले और थर्ड सिचुएशन को कंपेयर करें तो पहले में क्या है, मास, सॉरी, पहले में और थर्ड में टेम्परेचर सेम है, मतलब 20 डिग्री इसमें भी बढ़ाया, 20 डिग्री इसमें भी बढ़ाया। लेकिन जब हमने मास चेंज कर दिया, मास डबल किया, तब भी क्या लगा, टाइम हमको डबल लगा। किसको होने में, टेम्परेचर तो कोई 2x अमाउंट वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने में। ठीक है, और क्या करो, एक और केस बनाओ, कोई चौथा, नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलो यहाँ बना लो। जब आप वाटर ले रहे हो, वाटर को इस बार रिप्लेस कर दो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से। ठीक है, और उसका टेम्परेचर नॉर्मल से 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितना टाइम लगता है उसको नोट करो। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप इसको और इस सिचुएशन को क्या करो, कंपेयर करो, तो इसमें भी 20 डिग्री सेल्सियस घुमा बढ़ाया, इसमें भी 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, और इसका मास भी यक्सी ले लो। ठीक है, जितना मास हमने वाटर लिया था उतना मास ऑयल भी लिया, तो आप देखोगे कि इसके मुकाबले इसमें क्या होगा, कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे वहां पे T1 है तो हो सकता है यहाँ पे T1/2 आधे टाइम में ही क्या हो जाए, ये आपका इतने टेम्परेचर पे पहुंच जाए। तो जो आप हीट कर रहे हो, हीट करने से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, पहले क्या किया, जब आपने अमाउंट को चेंज किया तब भी क्या हो रहा है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है हीट होने में। तब मतलब क्या, जो आपका हीट है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। और क्या, जब आपने टेम्परेचर को चेंज किया, आपने मास सेम रखा लेकिन टेम्परेचर डबल किया, फिर भी टाइम ज्यादा लगा हीट होने में,
मतलब क्या वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, किसके उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप कितना बढ़ाना चाहते हो। और जब आपने नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब आपने मटेरियल ही बदल दिया, वाटर से ऑयल ले लिया, तो उस केस में भी क्या हुआ, आपका टाइम में चेंजेस आ गया। पहले में T1 टाइम था और यहाँ में टाइम कम ही आया। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, ये बात को नोट रखना। ठीक है, कि वैसे ही नहीं लिखा हुआ है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये T1 T2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा हमेशा इसी क्या बोलते हैं ऑर्डर में होगा कि अगर इतना है तो टेम्परेचर T1 कुछ होगा, अगर मास सेम रखोगे टेम्परेचर डबल करोगे तो टाइम डबल हो गया। ये सब यही इसी ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, और मतलब क्या हीट आपका इसकी और इसकी वजह से नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मैटर लिखो। ठीक है, मैटर, क्योंकि ऊपर मैटर लिखा हुआ है, तो नेचर ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल लिए हुए हो। ठीक है, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, इसी तो आज के टॉपिक में पढ़ना है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए कितना हम हीट दे रहे हैं, वही सब हमको क्या करना है इस क्लास में बात करना है। ठीक है, तो कोई बॉडी है, उसके टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए कितना हीट दिया गया उसको बोला जाता है उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी। क्या? हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हो। डेल्टा क्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट required to increase या change the temperature from T to delta T। कोई सपोज कर लो वो जो सब्सटेंस का उसका टेम्परेचर शुरुआत में T था, तो उसका टेम्परेचर T से डेल्टा T करने में जो हीट रिक्वायर्ड हुआ उसको क्या बोला गया? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या बोला, किसी एक बॉडी के अंदर जितना हीट रिक्वायर्ड हुआ उसका टेम्परेचर में चेंजेस लाने के लिए। अब देखो रिवर्स में भी सोच सकते हो कि किसी बॉडी से कितना टेम्परेचर निकाल दिया जाए कि उसके सॉरी किसी बॉडी से कितना हीट निकाल लिया जाए कि उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए। दोनों प्रोसेस पॉसिबल है। कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है तो हम इसको हीट कर भी सकते हैं और इसके अंदर से हीट निकाल भी सकते हैं। जब हीट निकालेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये सिचुएशन भी आप सोच सकते हो। तो देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जितना एनर्जी दे रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, सेम सिचुएशन आप साथ में ये भी सोचते रहना, जितने भी आज केसेस चलेंगे कि वो सेम अप्लाई होंगे तब भी जब हम क्या करेंगे वही अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर से निकाल भी लेंगे। ठीक है, अगर दोनों बोलता गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना, हम ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आप रिवर्स में भी सोचते रहना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस या टू इंक्रीज बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इंक्रीज या चेंजेस टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो हम क्या बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। अगर हम क्या करें, इसी हीट कैपेसिटी मतलब जो किसी बॉडी का हीट कैपेसिटी है उसको हम देखना चाहे किसी एक यूनिट मास के लिए। सपोज कर लो कोई एक सब्सटेंस है, उसका एक यूनिट मास उठाओ और उसके यूनिट मास में यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, उसका यूनिट मास में एक यूनिट का चेंजेस लाने के लिए, एक यूनिट टेम्परेचर का चेंज लाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या? कोई एक यूनिट सब्सटेंस के यूनिट मास में एक यूनिट का चेंज, टेम्परेचर का चेंज लाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, इसको जनरली हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, उसको नोट कर लेना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग बुक होंगी तो अलग अलग डिनोट करने का तरीका भी हो सकता है, ये बात नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोला, किसी एक मास यूनिट मास का टेम्परेचर क्या बोलना, एक यूनिट चेंज करने में। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यस अपान यम के बराबर। यस क्या था, किसी एक बॉडी का टेम्परेचर, किसी एक बॉडी में कितना हीट दिया गया कि उसका टेम्परेचर चेंज आया। और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी एक बॉडी यूनिट मास की बॉडी में कितना हीट दिया गया कि उसका टेम्परेचर एक यूनिट चेंज हो गया। ठीक है, ये स्मॉल यस। ठीक है, तो यस किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी इंटू यम। ठीक है, किसी एक बॉडी का यूनिट मास में एक यूनिट का चेंज ला, एक यूनिट टेम्परेचर का चेंज लाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुआ वो क्या कहलाता है, उस बॉडी का स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, जैसे हम बात कर ले इसके यूनिट की, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपन एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या है आपका, हीट। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और मास का ऐसा यूनिट केजी, टेम्परेचर का केल्विन। तो ऐसा यूनिट आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो देखो इसको नोट करो, थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि किसी एक बॉडी का अगर हम यूनिट मास ले रहे हैं तो उसके यूनिट मास में एक यूनिट का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। वो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी के बराबर होता है। अब क्या करें, अगर उसी सब्सटेंस का हम यूनिट मोल लें, क्या यूनिट मोल लें, तो उस केस में उस बॉडी का टेम्परेचर एक यूनिट बढ़ाने के लिए जो हीट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। तो देखो यार, यस क्या था, किसी बॉडी को कितना हीट दिया गया उसके टेम्परेचर में, उस बॉडी के टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए। तो देखो इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसी बॉडी के एक मोल, उसी बॉडी के एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट, मतलब एक यूनिट बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड हुआ, मतलब ये आपका यस अपान एन, मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, यस अपान एन के बराबर होगा। यस क्या है आपका, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी इंटू एन, ठीक है। तो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी, किसी एक यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके यूनिट की बात करें तो ऊपर जूल आएगा, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में है तो यहाँ पे जूल मोल, और टेम्परेचर केल्विन, मतलब क्या, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें कुछ सब्सटेंस के वैल्यूज के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो जैसे आपको दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 800 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब क्या है, किसी एक यूनिट मास अल्युमिनियम का, ये स्मॉल एस है, ठीक है, किसी एक यूनिट मास अल्युमिनियम का टेम्परेचर एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपको इतना एनर्जी, इतना हीट क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है। और देखो जो आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हो, मतलब किसी मोल के लिए पढ़ रहे हो, तो देखो ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, गैसेस के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो सपोज कर लो कोई एक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ मोल क्या हुआ, गैस भरा हुआ है, सपोज कर लो एन मोल ही गैस भरा हुआ है। तो इस एन मोल गैस को हीट ट्रांसफर करना दो तरीके से किया जा सकता है, एक क्या कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या, किसी गैस के क्या तीन पैरामीटर्स होते हैं, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हमको क्या करना है, उसका टेम्परेचर में ही चेंजेस लाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी किया जा सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी किया जा सकता है। और हमने क्या लिया, एन मोल लिया, मतलब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो किसी एक एन मोल गैस का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाते हो तो उसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले प्रेशर ही बोला था ना, पता नहीं, चलो फिर से कर लो। अगर कोई एक पार्टिकुलर एन मोल गैस है, उसका हमको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज कराना है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको आप Cp से डिनोट करते हो, ठीक है। और उसी एन मोल सब्सटेंस का, गैस का, अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको क्या बोलते हो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको आप Cv से डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वैल्यू, कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, कब, जब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा तब क्या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आया, उसको Cp बोला। और ये क्या हुआ, जब उसी का कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बढ़ाने में जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आया उसको Cv बोला, ठीक है। जैसे देखो कोई एक पार्टिकुलर सब्सटेंस की ही बात करें तो उसके Cp और Cv का वैल्यू सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया है,
हाँ, हीलियम दिया हुआ है, ठीक है? तो हीलियम का अगर आप सीपी निकालोगे मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो आपका 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर आता है, ठीक है? सपोज कर लो इसका टेम्परेचर कुछ था, तो उसका टेम्परेचर को यूनिट डिग्री या यूनिट केल्विन बढ़ाने के लिए हमने जो हीट दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, वो इसके बराबर था, ठीक है? अगर आप क्या करोगे, हीलियम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करोगे, आप उसका टेम्परेचर में चेंज लाओगे, तो वो आपका 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है? तो देखो, कोई भी गैस है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको ये बात स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि प्रोसेस कौन सा चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर का या कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है? चलो इसको नोट करो। और हाँ, एक बात और, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था कि रेगिस्तान क्यों गर्म होता है दिन में और रात में क्यों ठंडा होता है, उसका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को अब एक बार फिर सोचो, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, तो फोकस करते हैं डिजर्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? तो देखो, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बात करें, तो वो आपका 4186 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर होता है। मतलब किसी वाटर का, किसी नहीं, वाटर का यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाना है तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। रिवर्स में सोचो कि अगर यूनिट मास वाटर का टेम्परेचर 1 यूनिट कम करना है तो उसके अंदर से इतना एनर्जी निकालना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन सोचना है। पहला क्या, उसको 1 यूनिट, उसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए उसको अंदर हीट इतना दो, या उसका टेम्परेचर 1 यूनिट कम करने के लिए उसके अंदर से इतना 1 यूनिट, इतना एनर्जी निकाल लो, ठीक है? तो देखो, बात करते हैं अब डिजर्ट की। सपोज कर लो ये डिजर्ट है, ये वो है जिसको आप क्या बोलना चाहते हो, वहां पे भेजना चाहते हो, ठीक है? तो होगा क्या, सपोज कर लो दिन का टाइम चल रहा है, तो होगा क्या, सन से सनलाइट फॉल करेगा कहाँ, डिजर्ट के सरफेस पे। सरफेस मतलब क्या, सैंड पे फॉल करेगा, ठीक है? तो देखो, जहाँ सैंड की बात करें और वो भी डिजर्ट वाले सैंड की, तो उनके अंदर जो वाटर का लेवल होता है वो एकदम ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, सनलाइट यहाँ पे आती है और सैंड क्या करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। वो क्या होता है, यहाँ पे आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। सनलाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, आई और रिफ्लेक्ट हो गई। सैंड के पास ऐसा कोई क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है जो क्या करे, सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर करे, ठीक है? जैसे वाटर क्या करता है, इतना एनर्जी अपने अंदर रखे रहता है, इतना एनर्जी दोगे तो अपना टेम्परेचर 1 यूनिट कम करेगा, ठीक है? वैसे ही सैंड के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, वो क्या करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। सनलाइट आई और गई, लेकिन देखो, दिन में सनलाइट कंटिन्यू गिरता रहता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करता रहता है, लेकिन फिर भी लगातार आने की वजह से दिन में क्या होता है, ये सरफेस बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, ठीक है? अब मान लो सन सूरज चाचू क्या हो गए, डाउन हो गए। अब क्या हुआ, चंदा मामा जागे, ठीक है? तो होगा क्या, अब रात में, अब रात में कोई ऐसा है नहीं कि जो क्या करे, इसके सरफेस पे हीट गिराए, ठीक है? तो देखो, जो उसने हीट बार बार रिफ्लेक्ट करा हुआ था, शाम होते होते वो सब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका सरफेस क्या बचा, एकदम शांत बचा। इसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सैंड के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जो हीट आ रहा है उसको पकड़ के रख ले और रात को रिलीज करे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि सारी हीट शाम को ही रिफ्लेक्ट कर दी गई है, जिसकी वजह से रात को वो एकदम कूल बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एकदम कूल हो जाएगा, जिससे क्या होता है, एकदम ठंडी का सीजन बन जाता है, ठीक है? तो ये क्या होगा, दिन में जल के मरेगा, रात को क्या बोलते हैं, जम के मरेगा, ठीक है?